गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चों, आपको जैसा पता है 10th क्लास है हमारी, और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व। इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। अब देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का जितना भी हमने तब की थ्योरी थी, हमने उसको पढ़ा कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे क्रांतिकारी तापक गतिविधियां शुरू हुई, फ्रांस की क्रांति क्या रही थी, औद्योगिक क्रांति आपको किस प्रकार हुई, यूरोप में किस प्रकार से आपका मध्यम वर्ग में राष्ट्रवाद, उदारवादी लोगों का आपका जन्म हुआ। इन सबको हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से देख रहे थे, बहुत अच्छे से उनको पढ़ रहे थे, उनको समझ रहे थे। क्लियर है? मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे बहुत अच्छे से लेक्चर को पढ़े होंगे, उसको रिवीजन करे होंगे। देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, जितना हम लोगों ने आपका पढ़ लिया है उसके कुछ आपका प्रश्न उत्तर करेंगे कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के आपके प्रश्न बन सकते हैं। इस टॉपिक से हम लोग उसको लेंगे। क्लियर है बच्चों? क्योंकि जब तक हम लोग थोड़ा आपको ये सब्जेक्ट या अभी टॉपिक लेसन जो है आपको हार्ड कठिन लग रहा होगा, तो इसलिए मैं इस आपको सोचा हूं कि कुछ आपको प्रश्न उत्तर आज अच्छे से करा दिए जाए। क्लियर है? चलिए हम ध्यान देते हैं बच्चों डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, सबसे पहले आप देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी में देखेंगे आप, आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है बच्चों? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, तो आपको प्रश्न उत्तर किस प्रकार है, थोड़ा हम लोग उन पर आपके एक एक करके उन पर हम लोग अपना बहुत अच्छे से आपका विचार करेंगे। ठीक, देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है आपके सामने, आपको ध्यान होगा। वैकल्पिक प्रश्न है आपके, बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको देखना है। पहला प्रश्न है, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? देखिए, ये वो प्रश्न है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और जब तक हम लोग इनको रिवीजन नहीं करेंगे तो हम लोगों को कैसे याद रहेगा कि क्या इसका आंसर है। तो हम देखेंगे, नेपोलियन ने बच्चों कब किया था बताइए? 1821 में किया था क्या? नहीं। 1905 में किया था क्या? नहीं। 1775 में किया था? नहीं। बल्कि बच्चों कब किया था आपको ध्यान देंगे, तो आपको ध्यान देना है, इसका जो उत्तर है सही वो आपको पता होना चाहिए। ये क्या था? 1797 में। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना, कितने में? 1797 में उसने आक्रमण किया था। अब दूसरा प्रश्न इसमें देखिएगा आप लोग, आपके सामने आएगा, 19वीं सदी में कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? आप देखिए, आप कह रहे कि ऐसा कौन सी पावर थी जिसने, आप देखेंगे, राजनीतिक और भौतिक दुनिया में बहुत सारे जो आपके परिवर्तन किए थे। वो परिवर्तन कौन कौन से थे, किस प्रकार थे? उन सारे परिवर्तनों को हमको पढ़ना है, उन सारे परिवर्तनों को हमको एक एक करके बहुत अच्छे से देखना है। क्लियर है? तो कौन सा था बच्चों? तो आप बताइए, पूर्ण राजशाही की वजह से क्या राजनीतिक परिवर्तन हुए थे यूरोप में? नहीं। पूर्ण तानाशाही की वजह से? नहीं। निरंकुश राज्य का उदय? नहीं। हम देखे थे राष्ट्र राज्य का उदय। जब यूरोप में बात चल रही थी, स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, समानता की बात कर रहे थे, सब लोगों के लिए कानून हो, एक राष्ट्र हो, जो क्षेत्रों में बटा हुआ है वो सब एक संगठित होकर हो, क्योंकि वहां के लोगों की भाषा कहीं की समान थी, कहीं विचित्र, लेकिन उनमें राष्ट्रवाद की विचारधारा उत्पन्न हो रही थी। ये हम सब चीजों को बहुत अच्छे से इनको देखे थे, इनको पढ़े थे, इनको समझे थे। क्लियर है? यहां तक ध्यान रहेगा सभी बच्चों को। तो दो हम अभी तक प्रश्न देख चुके हैं। अब देखिए, ऐसा ही प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेगा, आपको वन लाइनर में दे सकता है कि 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप के राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए। आपको ऑप्शन ना दे और खाली आपको उत्तर दे दे लिखने के लिए कि आप क्या करें, इसका उत्तर लिखें, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि राष्ट्र राज्य का उदय। सिंपल, एक लाइन में क्वेश्चन दे दिया आपने, आंसर दे दिया अपना, जो आपको प्रश्न मिला था। तो इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग इसी में देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था? कह रहे कि कौन सा ऐसा लक्षण है जो नेपोलियन संहिता का लक्षण नहीं था, जो आपका नेपोलियन ने
जो कानून बनाए थे उस कानून के लिए ये उसमें फिट नहीं बैठता था। देखिए, जन्म पर आधारित सुविधाओं का ना होना, संपत्ति का अधिकार, सबके लिए वयस्क मताधिकार या कानून के समक्ष समानता। तो हमने देखा था कि सबके लिए वयस्क आपका मताधिकार, ये लक्षण नहीं था किसकी संहिता में। संहिता का मतलब है जो आपका नेपोलियन ने कानून बनाया था उसके अंतर्गत। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा आपको। क्या नहीं था? सबके लिए वयस्क मताधिकार। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि आपको हर एक चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ आए। अब देखिए, दोनों देखिए, वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई थी? देखिए, कांग्रेस का मतलब होता है सम्मेलन, आपका संधि। तो वियना बच्चों किस वर्ष हुई थी ये आप मुझे बताएंगे। 1815 में हुई, 1816 में हुई, 1817 में हुई, ये बताइए। या फिर 4 देखिए 1818 में। तो आप देखे थे जो वियना संधि थी वो किस लिए हुई थी? आप इसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि जैसे ही नेपोलियन का जो शासन था वो आपका समाप्त हुआ तो रूढ़िवादी सत्ता विचारधारा जब आपकी द्वारा करने लगी यूरोप में, तो उन्होंने किस बात की थी कि जिन लोगों को छीनकर जो बड़े वर्ग थे जिनने आपका नेपोलियन ने शासन किया था उनको दोबारा से उनको क्या कर दिया जाए? बहाल कर दिया जाए। ध्यान है इतना कि नहीं है बच्चों? कब हुई थी? 1815 में। ध्यान रहेगा? चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन 1815 में वियना संधि से संबंधित था? अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लोग इनमें से वियना संधि से संबंधित था। एक एक चीज आप पढ़े हैं। देखिए, इनके विषय में भी पढ़े हैं, नेपोलियन के विषय में पढ़े हैं, क्लियर है। और मैथ्सिनी के बारे में भी पढ़े हैं क्योंकि मैथ्सिनी तो आपका क्रांतिकारी था, नेपोलियन शासक था, बिस्मक भी उसके विषय में लिखता है। तो मेटरनिक कौन था बच्चों? आपको पता होना चाहिए। ये क्या करते हैं? वियना संबंधी से संधि जो होती, जो पापो कन्वेंशन हुआ था उससे क्या थे? आपके संबंधित थे। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखिए। देखिए बच्चों, अगर आप लोग रिवीजन करते रहेंगे और इस तरह के जो आपको प्रश्न मिल रहे हैं आप उनकी सेविंग को समझते रहेंगे कि कौन सा प्रश्न ऐसा है जो आपका वन लाइनर के रूप में हमें मिल सकता है, कैसे हम उसको याद करें, क्या चीज है, तो मैं नहीं मानता कि आपके लिए कुछ कठिन है। आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, बहुत कुछ बढ़िया से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए, नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलाव को खत्म करने के लिए किस संधि का उद्देश्य था? अब देखिए, जब नेपोलियन का युद्ध आपका समाप्त हो गया था तो कौन सी संधि हुई थी? वियना। और कितने में हुई थी? अभी पढ़े हैं जस्ट। क्लियर है? ये है आपका वन लाइनर क्वेश्चन जो आपको याद रखना है। क्या करना है आपको? याद रखना है, जो आपसे दूर नहीं जाना चाहिए। अगर आप प्रॉपर इनको पढ़ते हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको याद ना रहे। ठीक, आगे देखते हैं। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? देखिए, ये तो मैं आपको कल ही पढ़ाया था। क्लियर है कि जब फ्रांस छींकता है तो क्या हो जाता है? बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा था? मेटरनिख ने कहा था। इंपोर्टेंट कर लीजिए इस प्रश्न को। क्लियर है? किसे? मेटरनिख ने। तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है बच्चों जो आपसे बाहर हो, जो आपको पढ़ा हो, मैंने गोल करके ना बताया, अंडरलाइन करके ना आपको समझाया हो। तो सब चीजें वहां से अंतर से ही आपका बन रही। ठीक, ये आपको एक एक करके बहुत अच्छे से इनको याद रखना है। अगला देखिए, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? कौन सी संधि थी बच्चों? आपको ध्यान रखना है। कौन सी संधि थी आपको? आप देखिए, कांटेनी नेपोला की संधि जो होती है ये क्या करती है बच्चों? ये आपका बोलती है कि हम लोग क्या करेंगे आपका, देखिए, ये पूरे यूनान को एक स्वतंत्र रूप से देती है क्योंकि हम लोग वो आपका देखे थे कि यूरोप के साथ ही यूनान में बहुत सारी चीजें आपकी होनी प्रारंभ हो गई थी। यूनान भी अपनी स्वतंत्रता की निरंतर मांग कर रहा था। क्लियर है? कितना हम देखे थे। अब देखिए, आयरलैंड में
प्रोस्टेट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व आपका किसने किया था? जो जो आयरलैंड में जो आपका प्रोस्टेट हो रहा था, जो आंदोलन हो रहे थे आयरलैंड में, जो भी आपके प्रोटेस्ट थे, उसमें कौन कर रहा था उसका नेतृत्व? बच्चों आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? बोल्ट फोटोन टोन। क्लियर है? ये इसका नेतृत्व कर रहे थे। अगला देखिए, आंख पर पट्टी बंधे हुए और तराजू ली हुए महिला किसका प्रतीक होती है? देखिए, आपने जब आप न्यायालय में जाओगे, कोई भी आप मूवी वगैरह देखते हो, तो उस प्रकार के आपकी चीजें आपको दिखाई देती हैं कि आप न्यायालय पहुंच गए हैं। आपने मूवी में देखा होगा कि आंखों पट्टी बंधी है और तराजू आपको बराबर दिखाई देती है। ये किसका प्रतीक होती है? ये न्याय का प्रतीक होती है, जस्टिस का प्रतीक होती है। क्लियर है? आंख पर बंधी हुई पट्टी और तराजू जो आपका महिला ली हुई है। क्लियर है? आगे देखिए थोड़ा सा। अब आगे प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। कैसे? जैसे 1 अंक वाले प्रश्न। क्लियर है? फेडरिक सरयू कौन था? पहले चैप्टर पढ़े थे, 4-5 चीजें उसमें एक्सप्लेन हुई थी। जब आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर जब जैसे ही आपका प्रारंभ हुआ था, तो आपका पता था ये कौन था? ये आपका फ्रांसीसी चित्रकार था। कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार। तो इस प्रकार से आपके सारे जो प्रश्न हैं वो आपका एक एक करके आपके सामने बनते रहेंगे। बस आपको उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है उनका। ठीक है? ध्यान रहेगा इतना सभी को। अगर आप ऐसे देखते हैं तो सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन रहेंगी। आगे देखिए, अनसट रेनिन कौन थे बच्चों? मैं आपको बताया था, ये फ्रांसीसी दार्शनिक, फ्रांसीसी फिलोसफर थे। क्लियर है? तो आप इनको समझिए कि कैसे प्रश्न पूछ रहा है, किन के प्रश्न हम लोग आपका वन लाइनर में देंगे, कैसे हम लोग आंसर लिखेंगे अपनी परीक्षाओं में, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? तो आप देखिए, 2 प्रश्न है इसके बीच। पहले प्रश्न का पार्ट है ये वाला और दूसरे प्रश्न का पार्ट है ये। तो समझिए 2 प्रश्न है इसमें। क्लियर है? जर्मेनिया और जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था। क्या था आपका? जर्मेनिया था और जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था। ध्यान रहेगा आपने, प्रतीक किसका था? ध्यान देखिए, बलूत वीरता का। ठीक? और ये राष्ट्र का स्वरूप था। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? मांटे रस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? तो ये बताते हैं कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिए। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आपके मिल जाते हैं। क्लियर है? 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विश्व विख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? किसको माना जाता है? जो आपकी फ्रांसीसी जो आपकी क्रांति हुई थी, उसको सबसे पहली आप देखिए राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है। प्रश्न पूछ ले कि सबसे पहले राष्ट्रवाद के लिए कहाँ क्रांति हुई थी, तो आपको पता लगेगा कि फ्रांस में आपके राष्ट्रवाद के लिए जो क्रांति है वो आपकी हुई थी। क्लियर है? ध्यान रखना है। जाल वेराइन क्या था? वह किस प्रकार जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? कल हम लोग इस पर बात कर रहे थे थोड़ा सा, तो आपको पता लगेगा कि ये क्या था। देखिए, आज भी यूरोपियन यूनियन एक संघ बना हुआ है। क्लियर है? यूरोपियन जो आपका यूनियन है, क्लियर है? तो आज भी आप देखेंगे यूरोप के लोग जितने भी देश हैं, चाहे वो आपस में उनकी राजनीतिक गतिविधियां जिस प्रकार की भी रही हों, लेकिन वो लोग क्या करते हैं बच्चों,
उनका एक संघ है, पूरे यूरोप को ना वो मिलकर आपका प्रतिनिधित्व करते हैं कि हम यूरोप को मिलकर उसको लीड कराने की आपका बात करते हैं। आप देखिए, जैसे आप पता लगेगा ये क्या था, तो आपको पता लगेगा ये एक जर्मन शुल्क संघ था। क्लियर हो गया। अधिकांश जर्मन राज्य में शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोध को समाप्त किया। मुद्राओं की संख्या को आपकी 30 से 2 कर दिया। इस प्रकार आर्थिक एकीकरण का प्रतीक हुआ। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे, जो आपका जर्मन था वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में बता हुआ था। हर लोगों ने अपनी माप तोल की, अपनी मुद्रा बना रखी थी, अपने वो नियम चला रहे थे, अपने बैरियर, अपने टैक्स चला रहे थे। लेकिन जब जर्मन का एकीकरण हुआ, और खास करके आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जितनी सारी मुद्रा थी उनको समाप्त कर दिया गया। केवल 2 मुद्राओं को रखा गया, ठीक। और साथ ही में जितने भी शुल्क थे, अवरोधक शुल्क, उन सबको समाप्त कर दिया गया। और 1834 में इस संघ के बीच विभिन्न राज्य आकर मिल गए। तो एक क्या था, ये आपका जर्मन शुल्क था, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मेस्त्री द्वारा स्थापित 2 भूगत संगठनों के नाम बिल्कुल हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग आप क्रांतिकारी देख रहे थे, उसमें कौन कौन से उसने 2 संगठन बनाए थे। पहला संगठन का नाम आपको पता होगा, यंग इटली, दूसरा था यंग यूरोप। 2 ही संगठन तो बनाए थे उसने। कितने साल का था ये, आपका 24 साल का लड़का था ये। क्लियर है, देख रहे हैं आप, कितने का था, 24 साल का। इनको लिखिए एक बार थोड़ा सा, आप इनको पॉइंट आउट करिए, आप इनको नोट करिए, ताकि सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से हो जाए। अगला देखिए, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप के राजनीतिक, ध्यान दीजिए आप, राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए। अभी हम इसको बहुविकल्प में देखे हैं, और यही प्रश्न मैं आपको बात कर रहा था कि कैसे आपको 1 नंबर में मिल सकता है। किसके कारण, राष्ट्र राज्य का जो उदय हुआ था उसी के कारण ऐसा हो पाया। किसके कारण, राष्ट्र राज्य का उदय। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों की क्या क्या कहा जाता था। देखिए, जो बाल्कन क्षेत्र था, बाल्कन मतलब एक बाल्टिक सागर पड़ता है यूरोप में, उस बाल्टिक सागर में जितने भी उसके पास पड़ोस के 2 देश हैं उसकी बात हो रही है। तो वहां के जो निवासी, उनको कहा जाता था स्लाव। क्लियर है। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित हुई, 2 बार पढ़ चुके हैं। 1815 में हुई। फिर 1815 में वियना संधि किसका संबंधित था, मेटरनिकर का था। अगला देखिए, नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलाव को खत्म करने के लिए कौन सी संधि हुई थी, तो वियना। अब कब हुई, ध्यान दीजिए, 1815 में। किसने की, इसके नेतृत्व में। ऐसे करके आप याद रखिए, एक दूसरे लिंक करके। किसने कहा था कि फ्रांस छींकता तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है, ये भी आप पढ़े हैं अभी बहुविकल्प में। किस संधि ने एक आपको यूनान को स्वतंत्र आपको मान्यता दी। देखिए, ये प्रश्न उत्तर में भी था, और यही सारे प्रश्न आपको 1 लाइन में भी जो है आपको मिल रहे हैं। आप इनको ध्यान रखिए। अब हम लोग थोड़ी बात करते हैं, इससे आगे चलते हैं आपका दीर्घ यानी कि लघु प्रश्नों की तरफ। आप कैसे बढ़ते हैं, कैसे जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की। जो फ्रांसीसी क्रांति थी, उसमें फ्रांसीसी लोगों ने सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की। सबसे पहले देखिए, आप ऐसे लिखेंगे परीक्षाओं में तो कोई भी नंबर ना आपका काट नहीं सकता, पॉइंट बनाकर। देखिए, पहला, नए राष्ट्रीय चिन्ह बनाया, इस प्रकार हुई। केंद्रीकृत महाप्रशासन व्यवस्था आई, और राष्ट्रीय भाषा बनी। और इसी के साथ आप आगे देखेंगे तो वो आपको दिखाई देगा एक समान भार व मान की व्यवस्था। क्लियर है, इसको आप समझिए। आगे चलते हैं, थोड़ा इसमें देखिए। नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांति का समावेशन किया, जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। किसने, तो ये थी आपकी नेपोलियन संहिता। क्या था नेपोलियन संहिता में,
ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया, शहरी क्षेत्रों में सुधार किया और व्यापार में सुधार किया। आप इनको देख लें और ये प्रश्न मैं आपकी तरफ छोड़ो जा रहा हूँ स्क्रीन पर। आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। जो प्रश्न है आपका, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण योगदान दिवाया। ये मैं कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो ये प्रश्न मैंने आपको लास्ट में बार बार बताया था बच्चों। तो बच्चों, आज के जो हमारी क्लास थी, जितना हमने अभी तक पढ़ा था, सेम वही क्लास के अंतर्गत जो भी आपके प्रश्न बनते थे इंपॉर्टेंट, चाहे आपके बहुविकल्प हो, आपके वन लाइनर हो, और वहाँ उसी का जो आपका रुख था कि लघु उत्तरीय और लघु प्रश्न आप किस प्रकार, कौन सा प्रश्न कहाँ बन सकता है, कैसे उसको लिखें, हम उन्हीं का फॉर्मेट अपने प्रश्न के उत्तर से माध्यम से देख रहे थे। देखिए बच्चों, जितने भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, आपने प्रॉपर अपनी बुक में गौल किया हो, तो मैं उन्हीं सबसे ही अब आपके प्रश्न बन रहे हैं। इसलिए जो आपके चैप्टर के की पॉइंट होते हैं मैं उनको हमेशा अंडरलाइन करता हूँ, गोल करता हूँ, उनको रिलेट करके बताता हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे ये की पॉइंट है इस टॉपिक के, इस पैराग्राफ के, इस पॉइंट के, इस चैप्टर के। क्लियर है? आप उनको अगर आप इस तरह से पॉइंट आउट करके पढ़ते हैं तो आपको हमेशा याद रहेंगी चीजें और आप कोई भी प्रश्न गलत नहीं कर पाएंगे अपनी परीक्षा में। क्लियर है? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।